नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सभी मजे में ही होंगे। विद्यार्थी मित्रों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6 के विज्ञान विषय के 9वें अध्याय सजीव विशेषताएं एवं आवास के विषय में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, जब कभी भी आप किसी ध्रुवीय प्रदेश में या बर्फीले प्रदेशों में या किसी पहाड़ी विस्तार में घूमने के लिए गए हों या किसी टीवी चैनल के किसी प्रोग्राम में आपने ध्रुवीय प्रदेश में या बर्फीले प्रदेश में पाए जाने वाले जंतुओं के विषय में जानकारी प्राप्त की हो, तो वहां पर आपने जरूर ध्रुवीय भालुओं को देखा होगा या हिमालय के पर्वतीय प्रदेशों में पाए जाने वाले हिम तेंदुआ के विषय में भी आपने कहीं न कहीं जानकारी प्राप्त की होगी। इसके अतिरिक्त विद्यार्थी मित्रों, कुछ पौधे भी होते हैं जो कि हमें इस प्रकार के पहाड़ी प्रदेशों में देखने को मिलते हैं, जैसे कि ओक का पेड़। इसके अतिरिक्त चीड़ का पेड़ भी ऐसा ही पेड़ होता है जो कि हमें पहाड़ी प्रदेशों में देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त यदि आप किसी रेगिस्तानी प्रदेश में घूमने के लिए गए हो, तो वहां पर आपने ऊंट तथा नागफनी के कुछ पौधों को जरूर देखा होगा। यह ऐसे जीव हैं जो कि रेगिस्तानी विस्तार में देखने को मिलते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप किसी नदी के किनारे पर टहलने के लिए निकले हों या किसी समुद्र किनारे पर पर्यटन के उद्देश्य से गए हों, तो वहां पर आपने केकड़े तथा मछलियों को जरूर देखा होगा। यह ऐसे जीव हैं जो कि पानी वाले विस्तार में देखने को मिलते हैं। विद्यार्थी मित्रों, हमने यहाँ पर जिन जीवों की बात की, यह निश्चित प्रकार के प्रदेशों में ही देखने को मिलते हैं, परंतु इनके अतिरिक्त यदि हम हमारे घर में नजर दोहराएं तो हमें ना जाने कितने ही ऐसे जीव देखने को मिलेंगे जो कि हमें कहीं पर भी देखने को मिल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि हम चर्चा करें तो हमारे घरों में पाई जाने वाली चींटियां तथा घर के किसी भी कोने में देखने को मिलने वाली मकड़ियां। तो क्या हमें कोई भी जीव किसी भी प्रदेश में देखने को मिल सकता है? आइए इसके विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। इस क्रियाकलाप में हमें क्या करना है? तो इस क्रियाकलाप में अपने आसपास के परिसर में पाए जाने वाले विविध जैविक एवं अजैविकों की सूची तैयार करनी है और वे कहाँ पाए जाते हैं उनका हमें वर्गीकरण करना है। विद्यार्थी मित्रों, हम ऐसे पदार्थों को विविध प्रकार के 5 भागों में वर्गीकृत करेंगे। सबसे पहला वन में, दूसरा पर्वतीय क्षेत्र में, मरुस्थल में यानी रेगिस्तान में, समुद्र में या किसी भी प्रकार के जल में और किसी अन्य क्षेत्र में जैसे कि हवा या किसी अन्य प्रदेश में देखने को मिलते हो, उन्हें हम इस प्रकार के भागों में वर्गीकृत करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं केकड़े के विषय में। विद्यार्थी मित्रों, आप जानते हैं केकड़ा हमें कहां देखने को मिलता है? बिल्कुल सही, आपने सही पहचाना। वह हमें समुद्र में या नदियों के विस्तार में देखने को मिलता है। आइए एक और जीव की चर्चा करते हैं, ध्रुवीय भालू के विषय में। यह हमें कहां देखने को मिलेगा? बिल्कुल सही, यह हमें पर्वतीय क्षेत्र में देखने को मिलेगा। यदि हम चर्चा करें स्नो लेपर्ड यानी हिम तेंदुआ के विषय में, यह हमें कहां देखने को मिलेगा? यह भी हमें पर्वतीय क्षेत्र में देखने को मिलेगा। यदि हम चर्चा करें सिंह की, यह हमें कहां देखने को मिलेगा? विद्यार्थी मित्रों, बिल्कुल सही, आपने सही पहचाना, यह हमें वन में देखने को मिलेगा। यदि हम चर्चा करते हैं एक ऐसी वनस्पति जिसके बहुत सारे कांटे निकले होते हैं, जिसे हम बबूल के नाम से जानते हैं, यह कहां देखने को मिलता है? बिल्कुल सही, यह हमें रेगिस्तानी प्रदेश यानी मरुस्थलीय स्थल में देखने को मिलेगा। यदि हम चर्चा करें बिच्छू की, बिच्छू एक ऐसा जीव है जो कि हमें रेगिस्तानी यानी मरुस्थलीय प्रदेश में ज्यादा देखने को मिलता है। यदि हम चर्चा करें कोयल की, तो विद्यार्थी मित्रों, कोयल एक ऐसा जीव है जो कि हमें किसी भी प्रदेश में देखने को मिल सकता है, अतः वह हमारे लिए अन्य क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों के अंदर वर्गीकृत होगा। यदि हम चर्चा करें गाय की, तो गाय भी हमें किसी भी प्रदेश में सरलता से देखने को मिल सकती है, इसलिए वह हमें अन्य क्षेत्र में देखने को मिलेगी। यदि हम चर्चा करें चींटियों की, तो विद्यार्थी मित्रों, चींटियां भी हमें अन्य क्षेत्र में देखने को मिलेगी। इसके अतिरिक्त यदि हम चर्चा करें पहाड़ी बकरियों की, तो विद्यार्थी मित्रों, नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि पहाड़ी बकरियां हमें कहां देखने को मिलेंगी? बिल्कुल सही, पर्वतीय क्षेत्र में देखने को मिलेगी। यदि हम चर्चा करें हाथी की, हाथी हमें वन में यानी जंगलों में देखने को मिलते हैं। यदि हम चर्चा करें शार्क नाम की मछली की, विद्यार्थी मित्रों, मछलियां हमें अधिकांशतः पानी में ही देखने को मिलती हैं, यानी आप इसे सरलता से वर्गीकृत कर सकते हैं और इसे आप समुद्र में पाए जाने वाले जीवों में शामिल कर सकते हैं। यदि हम चर्चा करें मगर की, तो विद्यार्थी मित्रों, मगर आप कहां पाते हैं?
बिल्कुल सही, यह भी हमें नदियों के या समुद्र के किनारे के विस्तार में ही देखने को मिलता है। यदि हम चर्चा करें मुर्गे की, तो विद्यार्थी मित्रों मुर्गा हमें कहाँ देखने को मिलेगा? बिल्कुल सही, मुर्गा हमें अन्य क्षेत्र में देखने को मिलेगा। विद्यार्थी मित्रों यदि हम चर्चा करें अगले जीव व्हेल के विषय में, विद्यार्थियों व्हेल काफी विशाल कद रखने वाला जीव है। यह हमें कहाँ देखने को मिलता है? बिल्कुल सही, आपने सही पहचाना, व्हेल हमें समुद्र में देखने को मिलेगा। यदि हम चर्चा करें हिरण की, आप इसे सरलता से वर्गीकृत कर सकते हैं और इसे आप वन में रख सकते हैं। विद्यार्थी मित्रों यदि हम चर्चा करें याक की, हमें पाए जाते हैं पर्वतीय विस्तारों में। यदि हम चर्चा करें लोमड़ी के विषय में, तो यह हमें जंगल के यानी वन वाले क्षेत्र में देखने को मिलती है। यदि हम चर्चा करते हैं ऊंट के विषय में, तो थोड़ी देर पहले ही हमने इसके विषय में जानकारी प्राप्त की कि ऊंट हमें रेगिस्तानी यानी मरुस्थलीय प्रदेश में देखने को मिलता है। और यदि हम चर्चा करें कैक्टस यानी नागफनी के पौधों के विषय में, तो यह भी हमें मरुस्थलीय प्रदेश में ही देखने को मिलता है। यानी विद्यार्थी मित्रों हमने यहाँ पर देखा कि कुछ जीव ऐसे हैं जो कि निश्चित प्रकार के प्रदेशों में ही देखने को मिलते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों ऐसा होने के पीछे कारण क्या है? तो प्रत्येक जीव अपने शरीर के अंदर कुछ निश्चित प्रकार के परिवर्तन लेकर के आता है, जो कि उसके आसपास के परिसर में रहने के लायक उसे अनुकूलित करते हैं। वे अपने आसपास के परिसर में जीवन यापन कर सकें, इसीलिए वे अपने शरीर में निश्चित प्रकार के परिवर्तन लेकर के आते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं यदि आप किसी मछली को समुद्र में से या नदी में से निकाल करके बाहर रख दें तो वे मर जाती है, या किसी उड़ने वाले पक्षी को आप पानी में डुबो दें तो वह भी मर जाता है। इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? तो इसके पीछे विद्यार्थी मित्रों एक ही कारण है कि वह जीव उस विस्तार में रहने के लिए अपने शरीर में निश्चित परिवर्तन लेकर के आते हैं, जिसमें वे जीवित रह सकते हैं। यदि हम उनके स्थान को बदल देते हैं तो वह अपना जीवन यापन नहीं कर सकते, क्योंकि उनके शरीर की संरचना बदले हुए विस्तार के आधार पर बनी नहीं होती है। समुद्र में पाए जाने वाले जंतु तथा पौधे लवणीय जल यानी समुद्र के खारे जल में रहते हैं तथा श्वसन के लिए जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। जो जीव जमीन पर रहते हैं वे वातावरण में रही हुई ऑक्सीजन गैस का उपयोग करते हैं, परंतु समुद्र या नदियों में यानी जल में पाए जाने वाले जो जीव हैं वे जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। मरुस्थल में जल बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध होता है। हम इस बात से भलीभांति परिचित हैं कि रेगिस्तानी विस्तारों में जल सरलता से उपलब्ध नहीं होता। मरुस्थल दिन में बहुत गर्म और रात में काफी ठंडे हो जाते हैं। मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे एवं जंतु भूमि पर रहते हैं एवं श्वसन के लिए वे अपने आस पास के विस्तार में पाई जाने वाली वायु का उपयोग करते हैं, जिसमें रही ऑक्सीजन का वे सरलता से उपयोग कर पाते हैं। विद्यार्थी मित्रों चलिए अब हम कुछ जीवों के विषय में चर्चा करते हैं कि वे किस तरह से अपने आसपास के परिसर में जीवित रह पाते हैं, जिनमें हम सबसे पहले चर्चा करते हैं ऊंट के विषय में। विद्यार्थी मित्रों ऊंट की शारीरिक संरचना उसे मरुस्थलीय परिस्थिति में रहने के लिए लायक बनाती है। ऊंट को रेगिस्तानी विस्तार में देखा जा सकता है। रेगिस्तानी विस्तार थोड़ी देर पहले ही हमने चर्चा की कि जहां पर अत्यधिक मात्रा में दिवस के दरमियान गर्मी तथा रात्रि के दरमियान ठंड पड़ती है, तो वहां पर उसके शरीर में कुछ निश्चित प्रकार के परिवर्तन होते हैं जो कि उसे ऐसे विस्तार में जीने के लिए लायक बनाते हैं। ऊंट के पैर लंबे हैं जिससे उसका शरीर रेती से आने वाली जो गर्मी है उससे सुरक्षित रहता है, क्योंकि उसके पैर काफी लंबे हैं, जिसके कारण उसका शरीर रेती से यानी जमीन के विस्तार से थोड़ा सा अधिक ऊंचाई पर आया होता है। इसके अतिरिक्त विद्यार्थी मित्रों उनमें मूत्रोत्सर्जन की मात्रा बहुत ही कम होती है तथा मल भी काफी सूखा होता है। यदि वे बार बार मूत्र का विसर्जन करेंगे तो उनके शरीर में जो जल है वह शरीर से बाहर निकल जाएगा, जिससे वे बीमार होकर के मर भी सकते हैं। इसीलिए उनमें मूत्र का त्याग अत्यधिक अल्प मात्रा में और लंबे समय तक नहीं होता तथा उनका जो मल है वह भी काफी सूखा होता है, जिसमें जल की मात्रा अत्यंत ना के बराबर होती है। उन्हें पसीना भी नहीं आता क्योंकि शरीर से जल का हाश बहुत ही कम होता है, इसीलिए जल के बिना वे कई दिनों तक रह सकते हैं। विद्यार्थी मित्रों आप जानते होंगे कि रेगिस्तानी विस्तार में रहने वाले जो लोग हैं वे परिवहन के लिए ऊंट का इस्तेमाल इसी उद्देश्य से करते हैं। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है क्योंकि वे रेगिस्तानी विस्तार में बिना पानी के लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम मछलियों के विषय में।
विद्यार्थी मित्रों, आपने बहुत सारी मछलियों को समुद्र में या जल के विस्तार में देखा होगा, जैसे कि शार्क मछली या विविध प्रकार के आकार रखने वाली मछलियां। आइए अब मछलियों में पाए जाने वाले अनुकूलन की चर्चा करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, मछलियों का शरीर धारारेखीय होता है। उनकी यह आकृति उन्हें जल के अंदर विचरण करने में सहायता करती है। मछलियों का शरीर चिकने सल्कों से ढका होता है। यह सल्क मछलियों को सुरक्षा तो प्रदान करते ही हैं, साथ ही उन्हें जल में सुगम गति करने में भी सहायता करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, इन सल्कों के कारण ही जो मछलियां हैं वे जल में रहने के बावजूद भी सड़ नहीं जाती हैं। इसके अतिरिक्त मछली के पंख एवं पूंछ काफी चपटी होती है। आप इस चित्र में मछली के मीन पंख और उसकी पूंछ को देख सकते हैं, जो उन्हें जल में अंदर दिशा परिवर्तन एवं संतुलन बनाए रखने के लिए सहायता करती हैं। इसके अतिरिक्त मछली के गिल यानी क्लोम पाए जाते हैं, जिसकी सहायता से वे जल के अंदर रही हुई जो वायु है उसको ग्रहण करती है और श्वसन की प्रक्रिया कर सकती है, क्योंकि विद्यार्थी मित्रों, उन्हें भी जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और यह ऑक्सीजन वे जल में घुली हुई ऑक्सीजन को उपयोग में लेकर के ही प्राप्त करती हैं। और उस जल को उपयोग में लेने के लिए मछलियों के गले के विस्तार में गिल्स जैसी संरचना पाई जाती है। यह मछली का श्वसन करने वाला अंग कहा जाता है। इस प्रकार विद्यार्थी मित्रों, सभी सजीवों में ऐसी कुछ विशिष्ट संरचनाएं पाई जाती हैं जो उन्हें अपने परिवेश में रहने के लिए लायक बनाती हैं, जिससे वे प्राय उन विस्तारों में पाए जाते हैं। इस प्रकार विद्यार्थी मित्रों, जिन विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने के लिए योग्य बनाती है, वह उसके लिए अनुकूलन कहा जाता है। किसी सजीव का वह स्थान जिसमें वह रहता है उसका आवास कहा जाता है। अपने भोजन, वायु, शरण स्थल एवं अन्य आवश्यकताओं के लिए जीव अपने आवास पर ही तो निर्भर करते हैं। आवास का एक सामान्य अर्थ होता है वास, यानी वह स्थान या एक घर जहां पर जीव रहता है, और विभिन्न प्रकार के पौधे एवं जंतु ही आवास में संयुक्त रूप से रह सकते हैं, जैसे कि हमारे घर के आसपास का विस्तार, वह भी एक प्रकार का आवास ही है। आवास को विद्यार्थी मित्रों हम दो भागों में बांटकर वर्गीकरण करके अभ्यास करते हैं। सबसे पहला स्थलीय आवास और दूसरा जलीय आवास। स्थलीय आवासों के उदाहरण में वन के आवास, घास के मैदान, पर्वतीय क्षेत्र, तटीय क्षेत्र और मरुस्थलीय क्षेत्र आते हैं, जबकि जलीय आवास में तालाब, दलदल, झील, नदियां और समुद्र का समावेश होता है। विश्व के विभिन्न भागों में पाए जाने वाले वनों, घास के मैदानों, मरुस्थलों, तटीय एवं पर्वतीय क्षेत्रों में भी बहुत सी विषमताएं पाई जाती है। यह सभी जलीय आवासों में भी देखने को मिलती है। यही कारण है विद्यार्थी मित्रों कि अगर हम पर्वतीय विस्तारों की बात करें तो वहां पर पाए जाने वाले जीवों में भी विविधता देखने को मिलती है। यहाँ किसी समुद्री विस्तार की बात करें तो वहां पर पाए जाने वाले जीवों में भी विविधता देखने को मिलती है। इसीलिए इन आवासों में पाए जाने वाले पदार्थ उनके घटक कहलाते हैं। विद्यार्थी मित्रों, इन घटकों को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला है जैव घटक और दूसरा है अजैव घटक। आप नाम से ही समझ गए होंगे कि जैव घटक किसे कहेंगे। तो वह घटक जिनमें जीव होता है वह जैव घटक कहे जाते हैं, जैसे कि पौधे, जंतु और शैवाल। तथा अजैव घटक अर्थात ऐसे घटक कि जिनमें जीव नहीं पाया जाता, जैसे कि चट्टान, मिट्टी, वायु, जल, सूर्य प्रकाश और ऊर्जा। विद्यार्थी मित्रों, अल्प अवधि में किसी एक जीव के शरीर में होने वाले छोटे छोटे परिवर्तन पर्यानुकूलन के नाम से जाने जाते हैं। यह परिवर्तन हजारों वर्षों में हुए अनुकूलन से थोड़े से भिन्न होते हैं। अनुकूलन अल्पकाल में देखने को नहीं मिलते। जो जीव अपने परिवर्तित होने वाले अजैव घटकों के प्रति अपने आप में योग्य परिवर्तन नहीं ला पाते, वे जीव मर जाते हैं, और जो जीव अपने में योग्य परिवर्तन ले आते हैं वे सदैव जीवित रह पाते हैं। विद्यार्थी मित्रों, इसीलिए प्रत्येक जीव अपने शरीर में निश्चित प्रकार के परिवर्तन लाता है, जिससे कि वह अपने आसपास के पर्यावरण के हिसाब से अपने आप को ढाल ले और उसमें जीवन यापन कर सके। हम भिन्न भिन्न आवासों में जीवों में विविधता देख पाते हैं। विद्यार्थी मित्रों, आशा करता हूं कि आज की इस वीडियो को देख करके आपने अनुकूलन के विषय में जानकारी प्राप्त की होगी। आप इस वीडियो को अपने अन्य मित्रों को भी शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में लगे हुए बेल आइकन बटन को भी दबाएं,
ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे देख सकें। हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें।